नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरे तरीके से चुनावी प्रचार में जुट गई है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में लगातार घूम घूम कर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है और वहीं चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्य को भारत का नंबर 1 राज्य बनाना है। वहीं बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी के बीच चुनाव लड़ने की भी चुनौती है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। आपका समय देने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है, क्योंकि हमने बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारे विजन बनाए हैं कि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 2017 से पहले आपने सरकार देखी होगी, कैसी सरकार थी। उस सरकार में लोग कहते थे कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, जो करना है कर लीजिए, जितना लूटना लूट लीजिए। भू माफियाओं का खेल, खनन माफियाओं का खेल, शराब माफियाओं का खेल किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के, क्योंकि बहुत हमारे महेशदा ने भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, हमारे कैलाश जी भी बड़े यहाँ के जुझारू हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुरूप हम लोगों ने सारे, क्योंकि पार्टी का भी एक फ्रेम बनता है, उस फ्रेम के आधार पर ये नहीं है कि अब जिनको टिकट नहीं मिला वो योग्य नहीं है, वो भी बड़े योग्य है, उनको भी पार्टी आगे कहीं न कहीं लाएगी, किसी न किसी रूप में लाएगी। लेकिन अनिल को लाए, आप सबको इसका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि एक एक सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और ऐसी सरकार बनानी है जो सरकार केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले। आपका समय देने का। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता जल्द ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए देवभूमि में नजर आने वाले हैं। बीजेपी 1 फरवरी से उत्तराखंड में मेगा इलेक्शन प्रचार की शुरुआत करेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर चुनाव के मौके पर सैन्य प्रेमी बनने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उसे सैनिकों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू क्यों नहीं की। और क्या कुछ कहा प्रहलाद जोशी ने, सुनिए जरा। 1 तारीख को सभी 70 विधानसभा में 70 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा लॉन्चिंग होगा। उस दिन हमारे इधर के मुख्यमंत्री श्री धामी जी और उसके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर जी, ऐसे हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, ये 3 प्रमुख लोग भी आ रहे हैं। और सारे प्रदेश में उस दिन एक मेगा लॉन्चिंग होगा। ठीक है, हम जानते हैं 500 से ज़्यादा लोग हम इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिए जहां हमारा कार्यक्रम होगा और हमारे सारे प्रदेश का नेता जाएंगे हर एक विधानसभा क्षेत्र में, उधर शुरुआत में एक 500 लोगों का सभा होगा। वो सभा हम कम से कम 10-15 जगह उधर एलईडी के द्वारा नेट वर्चुअली वो भी लोगों को हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10-15 जगहों में बिठाकर इसको भाग लेने का, उसका नेताओं का भाषण सुनने का व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में इसका पहुंच हो जाएगा, रीच हो जाएगा, ऐसे हमारा विश्वास है। एक तो माननीय मोदी जी, हम ऑलरेडी हमने समय पूछा है, लेकिन कल जब चुनाव आयोग डिसाइड करते हैं आगे का कैसे उनका नियम इत्यादि इत्यादि रहेंगे, वो तो गाइडलाइन क्या रहेंगे, एसओपी क्या रहेंगे, वो देख के प्रधानमंत्री जी तो मान लिया है समय देने के लिए, लेकिन इधर क्या क्या होता है उसके ऊपर। उत्तराखंड में दूसरे चरण में मतदान 14 फरवरी को होना है और सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है और अपने दिग्गजों को उतारने का फैसला किया है। फिलहाल कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को मैदान में उतारने का फैसला किया है और इसी के तहत प्रियंका गांधी 2 फरवरी को देहरादून आएंगी, जबकि राहुल गांधी 5 फरवरी को देहरादून या फिर हरिद्वार आएंगे। यहां से दोनों ही नेता 70 विधानसभा क्षेत्रों
क्षेत्रों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दरअसल अभी तक कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक अपने स्टार प्रचारकों की घोषणा नहीं की, जबकि बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस अपने स्थानीय स्तर के नेताओं के सहारे ही राज्य में प्रचार कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के उत्तराखंड दौरे बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जबकि रणदीप सुरजेवाला भी राज्य में आ चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस अब अपने स्टार प्रचारकों को उतारने की तैयारी में है। लिहाजा अब 2 फरवरी को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देहरादून के दौरे पर आएंगी। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम में शामिल होंगी और यहां से जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगी। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी का कार्यक्रम राज्य के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पुड्डा की अगुवाई में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से किसानों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार को झूठा बताया और 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं, जिससे साबित होता है कि केंद्र सरकार पूरे तरीके से झूठी है और किसानों का उत्पीड़न कर रही है। वहीं डोईवाला में भी उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और गदरपुर में भी विश्वासघात दिवस मनाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। 3 तस्वीरें बाजपुर, गदरपुर, डोईवाला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तीनों ही जगह पर किसानों की तरफ से विश्वासघात दिवस मनाया गया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी किसानों में देखने को मिली। बाजपुर, गदरपुर और डोईवाला की 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर बाजपुर की है, जहां पर ज्ञापन सौंपते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर गदरपुर की है, जहां पर भी ज्ञापन सौंपा गया है, विरोध जताया गया है। डोईवाला से भी तस्वीरें इसी तरीके के सामने आई हैं, जहां पर किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से विश्वासघात दिवस मनाया गया है और केंद्र सरकार पर झूठा होने का आरोप लगाया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों की तरफ से ये नाराजगी जाहिर की गई है। बहुत हैं, ज्ञापन हम देंगे। सरकार झूठी सरकार है, जो वायदे किए हमारे साथ संयुक्त मोर्चे के कोई वायदा नहीं पूरा कर रहे। अब सरकार मुकरती जा रही है। हमें चिट्ठी भेजनी थी, बुलाना था कि अपनी मांगे जो वो रखो, कोई मांग पूरी नहीं करी। जो वायदे करे थे किसानों को, जो शहीद हो गए उनको मुआवजा नहीं था, किसी को मुआवजा नहीं दिया। और टोनी जो है एक कातल, जैसे कुचल के हमारे किसान नीचे दबा के गाड़ी के शहीद कर दिए हैं, वो भी अभी मंत्रिमंडल में बैठे, उनको बाहर निकाले। ये हमारी परजोर मांग है, ये बड़ी देर से चल रही है, मगर सरकार ने कुछ नहीं करा। अभी कुछ नहीं करा, झूठी सरकार है। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 22 को आमदन दुगनी कर दूंगा तुम्हारी। कहाँ दुगनी हुई? सिलेंडर का रेट जो है वो दुगना हो गया है, डीजल का रेट दुगना हो गया है। कहाँ आमदन दुगनी करी सरकार की? झूठा प्रधानमंत्री है ये। बहुत हैं, ज्ञापन हम देंगे। सरकार झूठी सरकार है, जो वायदे किए हमारे साथ संयुक्त मोर्चे के कोई वायदा नहीं पूरा कर रहे। अब सरकार मुकरती जा रही है। हमें चिट्ठी भेजनी थी, बुलाना था कि अपनी मांगे जो वो रखो, कोई मांग पूरी नहीं करी। जो वायदे करे थे किसानों को, जो शहीद हो गए उनको मुआवजा नहीं था, किसी को मुआवजा नहीं दिया। और टोनी जो है एक कातल, जैसे कुचल के हमारे किसान नीचे दबा के गाड़ी के शहीद कर दिए हैं, वो भी अभी मंत्रिमंडल में बैठे, उनको बाहर निकाले। ये हमारी परजोर मांग है, ये बड़ी देर से चल रही है, मगर सरकार ने कुछ नहीं करा। अभी कुछ नहीं करा, झूठी सरकार है। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 22 को आमदन दुगनी कर दूंगा तुम्हारी। कहाँ दुगनी हुई? सिलेंडर का रेट जो है वो दुगना हो गया है, डीजल का रेट दुगना हो गया है। कहाँ आमदन दुगनी करी सरकार की? झूठा प्रधानमंत्री है ये। बहुत हैं। ऐसा है कि जब वहाँ से संयुक्त मोर्चे ने अपना आंदोलन उठाया था, तो उस समय सरकार के साथ कुछ लिखित समझौता हुआ था, क्योंकि बिना लिखित के वहाँ से किसानों ने उठने के लिए मना कर दिया था और 15-20 दिन उसके बाद भी बैठे रहे, तीनों कानून वापस होने के। और यही कारण था कि कहीं कल के दिन सरकार अपने किसी वायदे से मुकर ना जाए, इसलिए किसान वहाँ बैठा रहा। और लिखित जो लिया, जब उसका लिखित अग्रवाल जी के द्वारा दिया गया, तो उस पर सरकार ने कहा था हम जल्द जो है MSP के लिए एक
बनाएंगे कमेटी और बाकी चीज़ें जो मांगे हैं, केस वगैरह आपके वापस लिए जाएंगे, वो ना तो केस वापस लिए गए आज तक और ना ही कोई कमेटी इसके लिए बनाई गई, गठित की गई है। यानी जहाँ का तहाँ, जहाँ किसान उठ के गया है, वहाँ जहाँ छोड़ा था सब वहीं पर आज भी उसी जगह खड़ा है। मसूरी में धनौल्टी रोड पर देर रात को एक कार गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस, फायर सर्विस, 108 एम्बुलेंस और एसडीआरएफ ने देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन मौके से कोई व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस और एसडीआरएफ की तरफ से चलाया गया एक बार फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कार से पुलिस को एक प्रेस कर्मी का आईडी कार्ड मिला। पुलिस इसकी जांच कर रही है। कहीं भी अवशेष तो मिले गाड़ी के और एक आध आईडी मिली मुझे और नंबर प्लेट मिली, लेकिन इंसान होने का जिस साइड हमने सर्च किया वहाँ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हो सकता है दूसरी तरफ कोई हो। तो शायद क्या गाड़ी में कुछ खून खान के नहीं, निशान, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। एक क्या आध अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी ने गाड़ी फेंक दी ऐसा होगी? भी हो सकता है जी, लेकिन आज उसमें टोल की पर्ची भी मिली कोल्लू खेत की, हाँ, आज ही की, तो आज ही गाड़ी आई है 30 तारीख को। हाँ, धनौल्टी से घूमने आए होंगे हाँ, और हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसकी नंबर प्लेट भी मैं लेकर आया हूँ हाँ। और उनकी प्रेस की आईडी है। अच्छा, कोई आदमी है, उसकी फोटो भी है उस पर, अच्छा, जो मेरे पास है और मैं अभी पुलिस के साथ धनौल्टी में भी इस वक्त अगर जाएं, क्योंकि मैं सूचना मिलने पर अपनी गाड़ी लेकर हम 4-5 लोग बुरांसखंडा तक पहुंचे और जहां मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं हमारा ही रेस्क्यू ना करना पड़े किसी को, हाँ। इतनी बुरी स्थिति है सड़क की और कई जगह क्रैश बैरियर टूटे हैं और इसी एरिया में अभी भी अगर नीचे कोई जाए तो 3-4 गाड़ी तो अभी भी पड़ी है जो पहले लोग जिसमें दुर्घटना के शिकार हुए। डोईवाला में जहां पति पत्नी के आपसी नोकझोंक में युवक ने फांसी लगा ली। मामला देर रात का है, जब युवक अपनी पत्नी से कुछ पैसों की मांग कर रहा था, पर पत्नी ने और पैसे न दिए जाने की वजह से युवक ने फांसी लगा ली। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना डोईवाला कोतवाली को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पत्नी से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। परिवार में गए थे, पता चला कि पारिवारिक कारणों से इसने अपनी आत्महत्या की है। रात को इसके द्वारा अपनी पत्नी से पैसे मांगे गए थे और पैसे का विवाद इतना तूल बढ़ा कि इसने आत्महत्या कर ली। रात को बता रहे हैं 11 बजे तक तो ये ठीक सो रहा था। जब सुबह कमरा खुलवाने की कोशिश की गई तो खिड़की से झाँका तो इसने रात में पता नहीं किस समय अपने आप को फांसी पर टांग लिया और इनकी मौत हो गई। ये ड्राइवरी करता था और 22-23 साल। आज सोमवार को यानी कि सोमवती अमावस्या और कल 1 फरवरी को मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। इस मौके पर जिला प्रशासन ने हर की पौड़ी समेत किसी भी गंगा घाट पर स्नान के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है। सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार के घाटों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ नजर आई। इस कारण तीर्थ नगर में पड़ रही भीषण ठंड मानी जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद नारायणी शिला में पितरों का पूजन भी किया। बता दें कि मकर संक्रांति पर्व पर हर की पौड़ी समेत प्रमुख गंगा घाटों को सील कर दिया गया था। स्थानीय लोगों को कुछ ही घाटों पर डुबकी लगाने की छूट दी गई थी। इस बार जिला और पुलिस प्रशासन ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। सोमवार को सोमवती अमावस्या के मौके पर धर्मनगरी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे। हालांकि अमावस्या 2:30 बजे के बाद शुरू होगी, ऐसे में सुबह के समय भीड़ कम रही, तो 2:30 बजे के बाद अमावस्या शुरू हुई है और इसीलिए भीड़ काफी कम देखने को मिली। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि अब तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रविवार को पूजा अर्चना के बाद जोशी मठ नृसिंह मंदिर के गाड़ू गढ़ा को मंदिर समिति ने डिमरी पुजारियों को सौंपा, जिसके बाद गाड़ू गढ़ा
योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजदरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजदरबार में तय होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया के लिए रविवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने नरसिंह मंदिर, जोशीमठ परिसर और गाड़ू घड़ा को योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना कर दिया। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान अभी से तेज हो गया है। सभी दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में उतर आए हैं, अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। देहरादून पहुंचे सचिन पायलट ने राजपुर रोड विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। सचिन पायलट देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे और वहां पर उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक से चल नहीं पा रहा था। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनकी सरकार ना तो स्टेबल थी और ना डिलीवर कर पा रही थी। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज को बुलंद किया है और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। दिल्ली में केंद्र की सरकार भाजपा की है, देहरादून में सरकार भाजपा की है। दोनों सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा सब बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है, भुखमरी, लाचारी बढ़ रही है। यहाँ की सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अब तक जो मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं और आंकड़े कागजों पे हैं। धरातल पर आप देख लीजिए, जो हाल बिजली का है, सड़क का है, खाद्य सामग्री का है, हर मोर्चे पर विफल रही है। हम लोग एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगे 1-2 दिन के अंदर और उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ कांग्रेसी सरकार का निर्माण करने। जसपुर क्षेत्र के वन विभाग की पतरामपुर रेंज के करणपुर में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से चुनाव आचार संहिता के चलते शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़कर नष्ट किया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है, वहीं प्रशासन भी पूरे तरीके से चौकस है और अवैध गतिविधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में संयुक्त टीम की तरफ से करणपुर जंगल में छापेमारी कर अवैध रूप से शराब बनाने वाली भट्टियों को तहस नहस किया गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी पतरामपुर आनंद रावत ने बताया कि पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और इस सख्त अभियान के तहत करणपुर जंगल में मौके से 5000 लीटर लहन और 7 भट्टियों को नष्ट किया गया। साथ ही एक शराब माफिया को गिरफ्तार भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरीके से कार्रवाई जो है वो आगे भी जारी रहेगी ताकि इस तरह की कोई घटना सामने ना आ पाए। हम लोग कुंडा पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त गश्त करी, जिसमें करणपुर सेक्शन में 7 अवैध भट्टियां शराब की पाई गई, जिनको तोड़ के लगभग 5000 लीटर जो है लहन बर्बाद किया गया। अभियान चलता रहेगा। एक शराब निकालने वाले को पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है, जिसको पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया है। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार के बीच उत्तराखंड में आज से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 10वीं और 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल आज से भौतिक रूप से खुलेंगे, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र
कक्षा 9 और इससे नीचे के बच्चों के लिए स्कूल अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। हालांकि फिलहाल 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बाकी कक्षाओं के लिए स्कूल को लेकर आगे के आदेश तक उन्हें बंद रखा गया है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बता दें कि प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शासन ने प्रदेश में सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश किया था, लेकिन अब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को भौतिक रूप से खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के बाद शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। वहीं इस आदेश में कहा गया कि स्कूल खुलने के समय कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। जहां पर आज से 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। इसके लिए गाइडलाइंस शिक्षा विभाग की ओर से अलग से जारी की गई हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2184 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2260 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 31,165 हो गई है। कोरोना संक्रमण के कारण बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 2490 नए मामले सामने आए। राज्य की राजधानी देहरादून में एक्टिव केस की संख्या 705 है, जबकि हरिद्वार में एक्टिव मामले 1383 हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 मौत सामने आई हैं। एक्टिव मामलों की संख्या जो है वो कम हो गई है, ठीक भी हो रहे हैं मरीज, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आंकड़े कम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप किसी भी तरीके से अपने आप सावधानी को कम ना करें। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।